Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 55। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। विवान ने जब सिया से ये पूछा कि उसे जंगल के सपने आते हैं तो सिया ने कहा, नहीं विवान सर, वो क्या है ना, हमें बचपन से ये सपना आता है। विवान ने पूछा, कैसा सपना? सिया थोड़ा उदास होकर बोली, वो जब हम छोटे थे तो हमारे पापा की मौत हमारे आंखों के सामने ही हुई थी, वही सब हमारे सपने में आता है। विवान ने कहा, सॉरी सिया, मुझे पता नहीं था। सिया ने कहा, कोई बात नहीं है सर। राघव के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन ने राघव के हाथ से वो ड्राइंग को लिया और उसे देखने लगा, लेकिन उसने राघव से कुछ नहीं कहा। दूसरे कार में जिसमें युग, रुद्र, रिया, भव्या और आन्या बैठे थे, उसे युग चला रहा था। रुद्र उसके पास बैठा था। रिया पीछे बैठकर अपने ड्राइंग्स बना रही थी और भव्या अपने फ़ोन में कुछ काम कर रही थी। आन्या ने रुद्र से पूछा, रुद्र, आज जीजू का जन्मदिन है क्या? रुद्र ने कहा, जन्मदिन? आज डेट क्या है? अरे हाँ, आज तो राघव भैया का जन्मदिन है। लेकिन आन्या जी, आपको कैसे पता? आन्या ने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। आप लोग जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो क्या? रुद्र ने कहा, राघव भैया को बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। आन्या पूछी, वो क्यों? रुद्र ने कहा, पता नहीं आन्या जी, जब से हमने होश संभाला है, राघव भैया ने आज तक अपना जन्मदिन नहीं मनाया है और ना ही अर्जुन भैया ने। आन्या ने पूछा, अर्जुन भैया का जन्मदिन कब है? युग ने कहा, आज। आन्या ने पूछा, उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर? रुद्र ने कहा, हाँ, उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर है। 5 सालों का फर्क है। अर्जुन भैया के जन्मदिन पर ही राघव भैया पैदा हुए थे। भव्या ने पूछा, तो आप लोग उन दोनों का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? रुद्र ने कहा, अरे अभी तो हमने कहा उन दोनों को जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। दादाजी ने कहा है कि बचपन में उनके जन्मदिन पर कुछ हुआ था, तब से ही उन दोनों को ही जन्मदिन से नफरत है। आन्या ने कहा, नफरत? रुद्र ने अपना सिर हिला दिया तो आन्या मन ही मन कहने लगी, लगता है सिया ने कल जीजू को बर्थडे विश कर दिया है, इसीलिए दोनों थोड़े उकड़े उकड़े हैं। रुद्र ने कहा, वैसे आन्या जी, हमने सुना है आरोही दीदी ने आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ शामिल किया है। आन्या ने कहा, हाँ, वो चाहती है कि हम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर काम करें। वो क्या है ना, आरोही हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो चाहती है कि हम कुछ अच्छा सा ग्राउंड वर्क करें। इससे हमारा बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और कनेक्शंस भी। रुद्र ने कहा, अरे हाँ, आप तो कंपनी शुरू करने वाली है। आपको कोई अच्छा सा ब्रांड एम्बेसडर चाहिए तो हमें बताना, हम तैयार हैं आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। एक तो हम पहले से ही इतने हैंडसम हैं, सब लोग हमें देखने के लिए ही आ जाएंगे। भव्या ने कहा, हैंडसम? और आपसे तो ज़्यादा हैंडसम युग सर है। युग ने जब ये सुना तो उसने आगे के रेयर व्यू मिरर में से आन्या को देखा। आन्या ने भी युग को देखा। रुद्र ने पूछा, ये और हैंडसम? युग ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा और कहा, क्यों, हम नहीं है क्या? रुद्र ने कहा, ठीक ठाक ही हो। भव्या बोलने लगी, युग सर, आप इनसे बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। इनको देखा है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। आप कितने मैच्योर दिखते हो। आन्या ने कहा, क्यों, रुद्र में क्या कमी है? वो भी तो इतना अच्छा दिखता है और इसके कॉलेज में वो पॉपुलर भी है। तुझे सच में टेस्ट नहीं है भव्या। रुद्र ने कहा, आपने सही कहा है आन्या जी। भव्या ने कहा, हमारी छोड़ो, आपको पता भी है आन्या दी कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रही है? रुद्र ने कहा, हाँ, इवेंट मैनेजमेंट की। तो भव्या ने कहा, तो उसमें आप कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो? शादी के? क्या आप शादी करने वाले हो? रुद्र ने कहा,
ये तो हम भूल ही गए, हमें लगा कि ये कोई। भव्या ने कहा, इसीलिए हमने कहा है आप इमेच्योर हो। रिया पीछे से कहने लगी, आप दोनों जब देखो तब लड़ते पड़ते रहते हो, बिल्कुल सिया भाभी और राघव भैया की तरह। आन्या ने कहा, ये दोनों इतना लड़ते हैं, हमने कभी नहीं देखा। रिया ने कहा, आन्या दी, आपको पता नहीं है, कॉलेज में तो ये बहुत लड़ते थे। आन्या ने पूछा, कॉलेज में? लेकिन रुद्र का कॉलेज तो हो गया है। रुद्र रिया को देखते हुए मन ही मन कहने लगा, ये तो भव्या से हमारी पिटाई करवा के ही रहेगी, क्या बोल रही है ये लड़की। युग ने रुद्र के चेहरे पर जो भाव आए उसे देखता रहा। भव्या रिया को देखकर उससे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछने लगी, कहाँ फंसा रही है हमें। आन्या ने कहा, रिया पूरी बात बताओ हमें। रिया को समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की है। वो दांत दिखाते हुए कहने लगी, वो रुद्र भैया जब हमें छोड़ने आते थे तो ये दोनों लड़ पड़ते थे। मतलब भव्या को हम पहले से जानते थे ना, तो वो रुद्र भैया को भी जानती है हमारी वजह से। आन्या ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। वो भव्या की ओर मुड़ी और उससे पूछने लगी, रुद्र से क्यों झगड़ती रहती है तू? भव्या ने कहा, हम कौन सा इनसे झगड़ते हैं, हम तो इन्हें इग्नोर करते हैं, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है जो इनसे झगड़ा करते हुए बैठे। रुद्र ने कहा, क्या कहा तुमने, हमसे बात करना तुम्हें फालतू लगता है? भव्या ने कहा, हाँ, बिना सर पैर के बातें बोलते रहते हो, वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता हमारा। रुद्र गुस्से से आगे की ओर पलटा और चुप होकर बैठ गया। भव्या के मुंह से इग्नोर शब्द सुनकर आन्या को कुछ याद आया। वो सोच में पड़ गई और खुद से कहने लगी, एक लड़की जो रुद्र को इग्नोर करती हो। वो रुद्र से पूछने लगी, रुद्र क्या आपने भव्या को डेट पर जाने के लिए पूछा है? रुद्र और भव्या हैरान होकर आन्या की तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, आपको कैसे पता? आन्या कहने लगी, एक लड़की जो तुम्हें इग्नोर करती हो। अभी भव्या ने कहा है कि वो तुम्हें इग्नोर करती है और रिया ने कहा है कि ये तुमसे झगड़ा करती है। हमने तो बस अंधेरे में तीर मारा और निशाने पर लग गया है। भव्या ने कहा, दी ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। इन्होंने, वो रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, इन्होंने हमसे जबरदस्ती डेट पर जाने को कहा है। रुद्र ने कहा, लेकिन तुम मान तो गई थी, और याद रखना अभी तक हमारी डेट पूरी नहीं हुई है। अगर फ्यूचर में तुमने अपनी बात से पलट गई तो। वो आन्या की तरफ देखकर कहने लगा, आन्या जी आप इसे छोड़िएगा मत। आन्या ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। उन लोगों के लिए उनका प्राइवेट प्लेन पहले से ही तैयार था। वो सब लोग जाकर अंदर बैठ गए। राघव ने एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। प्लेन में दादाजी और अर्जुन एक साथ बैठ गए। उनके पीछे आदित्य और नीलम। सिया जाकर आन्या के पास बैठ गई और राघव ये देखकर रुद्र के पास जाकर बैठ गया। जब रुद्र और आन्या ने ये देखा तो वो एक दूसरे को इशारा करके पूछ रहे थे कि इन दोनों को क्या हो गया। प्लेन जब टेक ऑफ करके अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई तो अचानक से दादाजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अर्जुन ने कहा, दादाजी आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर आकर विजय जी को चेक किया और कहने लगे, सर लगता है इन्होंने आज की अपनी दवाइयाँ नहीं ली है, इसीलिए इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राघव भी वहाँ आ गया और वो कहने लगा, दवाई नहीं ली है? ऐसे कैसे हो सकता है, दादाजी तो अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेते हैं। वो मारिया आंटी से पूछने लगे, आंटी दवाइयाँ कहाँ हैं दादाजी की? मारिया आंटी कहने लगी, राघव बेटा इन्होंने अपने साथ ही रखी है। अर्जुन विजय जी को संभालते हुए पूछने लगे, दादाजी आपने अपनी दवाइयाँ कहाँ रखी है? विजय जी हाँफते हुए कहने लगे, हम लाना भूल गए। राघव को अब चिंता होने लगी। वो घबराते हुए कहने लगा, लाना भूल गए? आप ना सच में। वो डॉक्टर को देखकर कहने लगे, डॉक्टर कुछ कीजिए, ये अपनी दवाइयाँ लाना भूल गए। डॉक्टर ने कहा, सर हमारे पास इनकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ऐसे में हम इन्हें कोई भी दवाइयाँ नहीं दे सकते। नीलम मन ही मन कहने लगी, अच्छा होगा ये बुड्ढा यहीं पर मर जाए,
इसके जाने के बाद कुछ भी करके दौलत अर्जुन के नाम करवा ही दूंगी और इसे अपनी ओर कर लूंगी। जहाँ प्लेन में सभी लोग विजय जी के लिए परेशान हो रहे थे, वहीं नीलम ये सब सोच रही थी। तभी वहां सिया जल्दी से अपने हैंडबैग लेकर आई और कहने लगी, 1 मिनट हटिए। वो राघव को हटाकर जल्दी से विजय जी के पास गई और उनके हाथ में दवाइयाँ रखते हुए कहने लगी, दादाजी ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। वो मारिया आंटी से कहने लगी, आंटी प्लीज़ पानी दीजिए। मारिया आंटी ने जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आई और सिया को दे दिया। दादाजी ने जल्दी से सिया की दी हुई दवाइयाँ खा ली। तभी डॉक्टर ने कहा, मैडम आप ऐसे कोई भी दवाइयाँ इन्हें नहीं दे सकती है। नीलम भी कहने लगी, और नहीं तो क्या, तुम खुद को डॉक्टर समझ रही हो क्या? पापा को ऐसे ही कोई भी दवाइयाँ दे दी। सिया ने डॉक्टर को देखा और बोली, ये इन्हीं की दवाइयाँ हैं, ये रही प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देखी और फिर उन्हें तसल्ली हो गई कि सिया ने जो दवाइयाँ विजय जी को दी है वो उन्हीं की है। उन्होंने एक बार फिर से विजय जी को चेक किया और बोले, इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। आदित्य ने कहा, हम पापा को पीछे ले जाते हैं, वहाँ पर आराम कर लेंगे, तुम सब लोग बैठ जाओ यहीं पर। नीलम गुस्से से सिया को देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे पास पापा की दवाइयाँ कहाँ से आई? ये तो पापा के पास होनी चाहिए थी ना। सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी माँ को भी सांस लेने की तकलीफ होती थी, वो कभी कभी अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाती थी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था। नीलम ने पूछा, तो तुमने अपनी माँ की दवाइयाँ दी है पापा को? सिया ने कहा, लगता है आपने नहीं सुना डॉक्टर ने क्या कहा है, ये दादाजी की ही दवाइयाँ है। वो जब हम दादाजी के कमरे से आ रहे थे तो हमें इनकी दवाइयाँ दिखी, तो हमने अपने पास इमरजेंसी के तौर पर रख लिया था। अर्जुन ने कहा, तुमने अच्छा किया है जो दादाजी की दवाइयाँ अपने पास रख ली। राघव डॉक्टर से कहने लगा, क्या डॉक्टर गुप्ता ने आपको कुछ नहीं समझाया है? क्या उन्होंने आपको दादाजी की कंडीशन के बारे में नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा, जी उन्होंने कहा है। तो राघव गुस्से से कहने लगा, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपके पास दादाजी का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है? डॉक्टर ने कहा, सॉरी सर, वो हम लोग। इतना कहते हुए वो डॉक्टर चुप हो गया और अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। अर्जुन गुस्से से कहने लगा, लापरवाही की भी हद होती है, आप लोग डॉक्टर हो, आपको इतना भी पता नहीं है? वो डॉक्टर अभी भी खामोश था, जिसे देखकर राघव और अर्जुन को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन अजय से कहने लगा, इन लोगों को हमारे नजरों के सामने से हटाओ और गुप्ता से इन्हें सस्पेंड करने को कहो। अजय ने कहा, जी सर। अर्जुन की ये सज़ा सुनकर वो डॉक्टर पहले तो बहुत डर गया, लेकिन उसने फिर सोचा कि जॉब से ज़्यादा कीमती जान है। अजय उन लोगों को वहाँ से लेकर चला गया। फ्लाइट की एक अटेंडेंट आकर कहने लगी, सर प्लीज़ बैठ जाइए। रुद्र जल्दी से जाकर आन्या के पास बैठ गया और अब सिया को आन्या के पास बैठने का ऑप्शन नहीं था। वो जाकर एक काली सीट पर बैठ गई। राघव गया और उसके पास ही बैठ गया। सिया को तो राघव से ना कोई बात करनी थी और ना ही उसका चेहरा देखना था, इसीलिए चुपचाप विंडो से बाहर दिखती हुई बैठ गई। जब युग ने देखा कि रुद्र आन्या के पास बैठा है तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो रुद्र को ही घूरे जा रहा था। जब रुद्र की नज़र युग पर पड़ी, उसे समझ में आ गया कि युग क्या सोच रहा है। रुद्र युग के पास जाकर कहने लगा, क्या आप उनके पास बैठ जाएंगे? वो क्या है ना, हमें ऐसे एक सीट पर बैठने की आदत है। युग ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपनी जगह पर जाओ। रुद्र ने कहा, हम तो आप ही के फायदे की बात कर रहे थे, अब आपको नहीं मानना है तो हम क्या कर सकते हैं? वो आन्या की तरफ मुड़कर आन्या जी कहते हुए वहां पर जाने लगा, लेकिन युग ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचकर कहने लगा, बैठ जाओ यहाँ पर, हम जा रहे हैं उसके पास। रुद्र ने मुस्कुरा दिया। युग जाकर आन्या के पास बैठ गया। आन्या हैरान होकर युग को देखते हुए कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? युग ने कहा, अब तुम हमें बताओगी कि हम कहाँ बैठे और कहाँ नहीं? आन्या ने बस उसे गुस्से से देखा। युग ने अपने टैब से दक्ष को फोन कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। युग ने कहा, इसको क्या हुआ? आन्या ने कहा, हम प्लेन में हैं, आपको नहीं पता हमें प्लेन में
इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करना चाहिए? युग ने कहा, ये रूल हमारे लिए नहीं है। तभी दक्ष ने फोन उठा लिया तो युग ने कहा, डॉक्टर गुप्ता से जो लोग हमारे साथ आए हैं उनके बारे में पता करो। दक्ष ने पूछा, तुम हमेशा हर किसी पर शक क्यों करते रहते हो? युग ने कहा, जब तक आशीष पकड़ा नहीं जाता हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। दक्ष ने कहा, ठीक है। आन्या को लगा नहीं था कि युग अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचता है। वो युग से थोड़ा इम्प्रेस हो गई थी। उसके मन में युग पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ गया था। कुछ वक्त के बाद सिया को नींद आ गई थी। उसे अपने पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उस दर्द की वजह से उसकी आंख लग गई। राघव ने जब ये देखा कि सिया सो रही है तो उसने धीरे से सिया के हाथ अपने हाथ में लिया और देखने लगा। राघव खुद से कहने लगा, ये लड़की को अगर कुछ देर अकेले छोड़ दिया तो कुछ भी कर लेती है अपने साथ और कहती है कि अकेले संभाल लेगी। कुछ नहीं संभाल सकती है। राघव ने फ्लाइट अटेंडेंट को इशारा करके फर्स्ट एड लाने को कहा। उसने धीरे से सिया के हाथ की पट्टी खोली और देखा तो सच में घाव बहुत गहरा था। उसे अब और भी गुस्सा आने लगा था। वो कहने लगा, ये तो बहुत गहरा है। सिया की आंख ये सुनते ही खुल गई। जब उसने देखा कि राघव उसका हाथ पकड़कर उसके चोट को देख रहा था तो वो उससे बोलने लगी, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए हमारा हाथ। राघव ने कहा, तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है, बता नहीं सकती थी? और ये क्या लगा रखा है? इतनी गहरी चोट पर कोई हल्दी लगाता है क्या? सिया ने कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा हाथ छोड़िए। राघव ने कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो। सिया ने कहा, नहीं, हम नहीं आएंगे आपके साथ। राघव ने उसे डांटते हुए कहने लगा, सिया, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। अब अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो हम कह देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। तुम चाहे छीको या चिल्लाओ। सिया ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कल आपने ही कहा था ना कि हम। राघव सिया की बात को बीच में काटते हुए कहने लगा, हमें अच्छे से पता है कि हमने कल क्या कहा है। हमारी बातें हमें ही सुनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलो। राघव ने सिया की कलाई पकड़ी और उसे वहां से जबरदस्ती पीछे की तरफ ले गया। राघव उस डॉक्टर के पास सिया को लेकर गया और गुस्से से उससे बोलने लगा, इसको देखो, इसे चोट लगी है, हाथ में भी और पैर में भी। डॉक्टर पहले बहुत डर गया, फिर अपने आप को शांत करते हुए सिया का हाथ चेक करने लगा। आपका घाव तो बहुत गहरा है, आपने फर्स्ट एड क्यों नहीं की है? सिया ने कहा, हमने हल्दी लगाई थी। डॉक्टर ने कहा, मैडम, जब आपको इमरजेंसी में दवाइयाँ पास रखने की आदत है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सिर्फ हल्दी लगाने से काम नहीं चलेगा। पहले घाव को साफ करना पड़ेगा। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्फेक्शन होने लगा है। सिया ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने सिया के हाथ पर जो चोट लगी थी उसे साफ करके उस पर अच्छे से ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने सिया के पैर पर भी चेक किया और एक स्प्रे उसके पैर पर मार दिया। डॉक्टर ने पूछा, मैडम, आपको ये हाथ पर चोट किसी मेटल की वजह से हुई है क्या? सिया ने कहा, हाँ, वो हमने बिना देखे तेज धार वाली नोक पर अपने हाथ रख दिया था। डॉक्टर ने कहा, तो आपको इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। सिया घबरा कर कहने लगी, इंजेक्शन? नहीं, आप हमें कोई दवाइयाँ दे दीजिए, इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है? राघव ने कहा, अब ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और चुपचाप इंजेक्शन लो। सिया ने कहा, हमें इंजेक्शन नहीं चाहिए। राघव ने कहा, क्यों, डर लगता है क्या? सुबह तो कह रही थी कि तुम अकेले ही सब कुछ संभाल लोगी, एक इंजेक्शन से डर लग गया? सिया ने कहा, हम अभी भी वही कह रहे हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे, खुद को भी और हमारी फैमिली को भी। राघव ने कहा, तो लगाओ इंजेक्शन, हम भी देखते हैं। सिया ने कहा, हाँ, हमें कोई डर नहीं लगता, डॉक्टर हमें इंजेक्शन दीजिए। सिया ने राघव के बहकावे में आकर इंजेक्शन के लिए हाँ कह दिया, लेकिन इंजेक्शन को देखते ही उसकी हालत टाइट हो गई। उसे इंजेक्शन से सच में बहुत डर लगता है। जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए सिया के हाथ को पकड़ा तो सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे हाथ की मुट्ठी बना ली। जब राघव ने सिया को ऐसे बच्चों की तरह इंजेक्शन से डरते हुए देखा तो उसने धीरे से सिया के दूसरे हाथ को पकड़ लिया।
डॉक्टर इंजेक्शन देने के बाद कहने लगे, सर ये एंटीसेप्टिक इंजेक्शन है, वैसे तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि मैडम को आराम करना चाहिए। इस इंजेक्शन की वजह से कुछ नशा जैसा हो सकता है। राघव ने कहा, ठीक है। उसने सिया की ओर देखा और उससे बोलने लगा, चलो। सिया आगे की तरफ जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, वहां पर नहीं, पीछे की ओर। सिया ने पूछा, पीछा क्यों? सब लोग तो आगे है, और वैसे भी हमें आपके साथ नहीं रहना है और ना ही कहीं जाना है। राघव ने कहा, सिया हमें पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी सुबह की हरकत से, अब और गुस्सा मत दिलाओ हमें, चुपचाप हमारे साथ चलो। सिया ने कहा, गुस्सा सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी आता है, और जो आपने कल किया है हम भी आपसे बहुत गुस्सा है। राघव ने उसे देखा और अपने आप को शांत करते हुए बोला, जो इंजेक्शन तुम्हें अभी दिया है डॉक्टर ने कहा है उसकी वजह से तुम्हें नशा हो सकता है, तो चलो आराम करो। सिया ने कहा, नहीं हम सबके साथ ही बैठेंगे। राघव ने कहा, चुपचाप चलो। इतना कहकर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर पीछे की ओर लेकर गया। वहां पर छोटे छोटे कैबिन थे जिसके अंदर एक इंसान आराम से सो सके, ऐसी व्यवस्था की गई थी। राघव ने कहा, चलो यहाँ पर आराम से सो जाओ। सिया पहले तो मना कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर इंजेक्शन का असर बहुत जल्दी होने लगा था। उसका सिर हिलने लगा था। वो ना चाहते हुए भी वहां पर लेट गई। सिया के लेट जाने के बाद राघव उसके पास आराम से लेट गया। राघव ने अपना एक हाथ सिया के सिर के नीचे रखा और उसे अपने करीब लाकर टाइटली हग कर लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से सिया के माथे पर जो बाल आ रहे थे उसको पीछा करते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, नंगे पैर हमारे लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत थी। उसने फिर से सिया के माथे को किस किया और कहने लगा, सॉरी हमें कल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या करते, हमारा अतीत है ही कुछ ऐसा। हमको तुम अपनी जिंदगी में भी चाहिए और हमें अपने अतीत के बारे में तुम्हें बताना भी नहीं है। क्या ये हो सकता है? सिया नशे की हालत में अपनी आंखें हल्के से खोली और कुछ बड़बड़ा रही थी। राघव उसकी आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। सिया ने नशे में कहा, आप बहुत बुरे हो, हमने आपके लिए कितने प्यार से केक बनाया था, लेकिन आपने उसे फेंक दिया और हमें डांट दिया। ऐसा कौन करता है? सिया नशे में राघव के नाक को छूते हुए कहने लगी, यहाँ पर जो गुस्सा बैठा है ना, उसे हम एक दिन मार मार कर भगा देंगे। राघव को सिया की नशे की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। वो कहने लगा, अच्छा तो तुम हमें मारोगी? सिया नशे में कहने लगी, आपने हम पर गुस्सा किया, आप बहुत बुरे हो। आपको पता है हमने आपके बर्थडे के लिए एक तोहफा भी लाया था, लेकिन आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। आप बहुत बुरे हो। राघव हैरान होकर पूछने लगा, तुमने तोहफा लाया है और वो भी हमारे लिए? क्या? सिया ने राघव के शर्ट का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी करीब खींचा और उसके होठों पर किस कर दिया। राघव तो अपनी आंखें बड़ी करके सिया को ही देखने लगा। सिया अपनी आंखें बंद करके राघव को बहुत प्यार से किस कर रही थी। तो क्या होगा जब सिया को होश आएगा और उसे ये सब याद आएगा? क्या वो सी नशे की हालत में राघव से अपनी दिल की बात बोल देगी? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।